माय नेम इज़ कविता। मैं आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एलर्जी के बारे में और हमने जाना था एलर्जी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। इससे आगे का टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी क्या होती है? जब भी कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर किसी पर्टिकुलर पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी बॉडी में अनडिजायरेबल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि ह्यूमन की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं और उस प्रॉब्लम का जो रीज़न होता है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था धूल के कारण। अगर कोई व्यक्ति धूल के संपर्क में जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं, जैसे कि उसे छींकें आ सकती हैं, खांसी हो सकती है या फिर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हमने कहा था कि जब ये कंडीशन बार बार आती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बार बार धूल के संपर्क में आता है और उसे बार बार ही ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि उसे बार बार छींकें आने शुरू हो जाती हैं और जैसे ही वो धूल के संपर्क से हटता है तो उसका जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, वो दूर हो जाती है। बट जब भी वो धूल के संपर्क में आएगा ये जो प्रॉब्लम होंगी वो फिर से क्रिएट हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। और जिस भी सब्सटेंस या फिर पदार्थ से एलर्जी होती है उसे हमने कहा था एलर्जेंस। यानी कि एलर्जेंस का अभी जो हमने एग्जांपल लिया, हमने वो क्या लिया था, डस्ट लिया था, यानी धूल के कण लिए थे। ये पेट्स हो सकते हैं, पॉलन हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मोल्ड्स हो सकता है, फूड एंड सम मेडिकेशंस हो सकते हैं। तो हमने देखा जो एलर्जी होती है वो इन सभी पदार्थों से हो सकती है। तो जब एलर्जी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर जिनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम सबसे पहले कॉमन ऑर्गन्स को देखेंगे कि किन किन ऑर्गन्स में हमें एलर्जी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले था नोज एंड आईज। जब भी किसी को एलर्जी होती है तो हो सकता है कि उसमें क्या होगा, उसकी नोज में क्या होगी, ईचिंग हो सकती है या फिर उसकी नाक बह सकती है और ये जो प्रॉब्लम होती है ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। आईज में क्या होता है, आईज में भी ईचिंग हो सकती है और आई क्या हो सकती है, रेड हो सकती है या फिर आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, या फिर जो पर्सन है जिसे एलर्जी हुई है वो उसे फीवर हो सकता है और ये फीवर कंटिन्यूअसली अगर रहे, स्पेशली तब जब वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के संपर्क में रहता है तो उसे क्या होता है, फीवर हो जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है, यानी नोज में, आईज में या फिर हमारा जो फीवर होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्किन। यानी कि स्किन क्या होती है कि जो मोस्टली एलर्जी को देखने को मिलती है हमें, वो हमारी स्किन के थ्रू ही हमें पता चलती है। जैसे कि क्या हो सकता है, स्किन में इचिंग हो सकती है या फिर स्किन रेड हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे किसी मॉस्किटो ने बाइट किया तो वहाँ पे क्या होता है, पहले इचिंग होगी फिर एलर्जी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, हमारी स्किन से पता चलता है कि एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है लंग्स। यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके थ्रू भी जो एलर्जी होती है वो देखने को मिलती है। तो लंग्स में जब भी एलर्जी होती है तो ये मोस्टली अस्थमा कॉज करता है। तो ये हमने जाना एलर्जी के बारे में और एलर्जी किन किन ऑर्गन से हमें पता चलता है कि एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ एलर्जीज। यानी कि एलर्जी होती है वो डिफरेंट टाइप से होती है, यानी कि वो जो उसका जो मीडियम है वो क्या है और वो हमारी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट कर रही है। तो उसके बेसिस पे हमने देखा था, पहला स्किन कांटेक्ट के बेसिस पे, इगेशन के बेसिस पे, इंजेक्शन और इनहेलेशन में देखा था। तो स्किन कांटेक्ट में जो भी एलर्जीज होती हैं इसका मतलब है कि जो एलर्जेंस होते हैं जब वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब वो हम किन्हीं एलर्जेंस को टच करते हैं तो उनसे जो एलर्जी होती है उससे हम क्या कहते हैं, जो स्किन से होने वाली एलर्जीज होती हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास आया था जो पॉइजन प्लांट होते हैं,
जैसे कि हमने माना किसी एक व्यक्ति ने किसी पौधे को छू लिया या टच कर लिया, तो उससे क्या होगा, उसे इचिंग हो जाती है, और वो इचिंग नॉर्मल नहीं होती है बल्कि बहुत कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये क्या हो गया, ये प्लांट को टच करने से एलर्जी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन को या बहुत सारे पौधों से या फिर सारे ही पौधों से एलर्जी होगी। हो सकता है उसे किसी पर्टिकुलर प्लांट से एलर्जी हो या किसी ग्रुप ऑफ प्लांट से एलर्जी हो। तो ये तो हमने देखा प्लांट्स में, ऐसा ही लेटेक्स में होता है, ऐसा ही एनिमल्स में होता है। किसी जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें एनिमल से एलर्जी होती है, यानी जब भी वो एनिमल को टच करते हैं तो उनकी बॉडी में क्या होती हैं, कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था ज्वेलरी। हमने कहा था कि जब बचपन में बच्चों के कान और नाक छिदवाते हैं तो क्या होता है कि फिर उसमें ज्वेलरी मतलब कि उसमें कुछ डाला जाता है, कुछ भी मेटल्स का होता है। तो वो क्या होता है, किसी किसी के नाक और कानों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। वो किससे होता है, ज्वेलरी से होता है। इट मीन्स ज्वेलरी से क्या हो रहा है, वो एलर्जी हो रही है जो स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमने देखा था जैसे कि हम कुछ चीज़ें खाते हैं, लाइक हमने मिल्क ले लिया या फिर नट्स ले लिए, तो ये क्या होता है कि हमारे ये एलर्जी को कॉज करते हैं। तो एलर्जी का इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी देखने को मिल सकता है और हमारी स्किन में भी देखने को मिल सकता है। ये था मेडिकेशन। नेक्स्ट आपने देखा होगा जब कभी कोई इंसान हॉस्पिटल जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है मेडिसिन देने से पहले कि क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। मतलब कि कोई इंसान है और उसे अगर उसने कोई दवाइयाँ ले ली हैं जिनसे उन्हें एलर्जी है तो फिर क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इंजेक्शन आ गए, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिन भी हो गई है और यहाँ पे क्या होता है, बी बाइट भी होता है या फिर मॉस्किटो बाइट होता है जो कि एलर्जी को कॉज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो आया था इनहेलेशन में। क्या होता है, पॉलन। पॉलन क्या होते हैं, पॉलन जो निकलते हैं वो फ्लावर से निकलते हैं और फ्लावर का पॉलन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जो हवा में बहुत सारे पॉलन होते हैं, क्योंकि जो पॉलिनेशन का जो मेन एजेंट होता है वो एयर होता है, तो एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। इस वजह से एयर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है, हो सकता है कि उसे पॉलन से एलर्जी हो जाए। जैसे कि पॉलन से अगर एलर्जी हो या फिर डस्ट हो या फिर मोल्ड हो, एनिमल क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति होता है उसे एनिमल की स्मेल से ही एलर्जी होती है। तो जो भी इनहेलेशन में जो भी एजेंट्स आते हैं या फिर जो भी एलर्जेंस आते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कि अस्थमा हमने पढ़ा था, तो जो भी एलर्जेंस इस वाले पोर्शन में आएंगे वो क्या करेंगे, लंग्स डिजीज को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें देखा था एलर्जी के लक्षण और हमने इन सारे लक्षणों की बात की थी और आपको ये भी बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि ये लक्षण अगर किसी को हो तो उसे एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को नॉर्मल फीवर है और अगर उसे ये सारे लक्षण हो रहे हैं, स्पेशली ये वाले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एलर्जी है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन सिम्टम्स हैं। बट अगर ये वाले सिम्टम्स किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पॉलन ग्रेन की बात की थी या फिर हमने एनिमल की बात की थी या फिर किसी प्लांट्स की बात की थी, और अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, ये लगातार ऐसा हो रहा है, यानी जितनी बार कोई इंसान उन पदार्थों के संपर्क में जा रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल में ले लिया पॉलन ग्रेन, जितनी बार वो पॉलन ग्रेन के संपर्क में जाएगा या फिर वो इनहेल करेगा उतनी बार उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये सारे लक्षण अगर तब तक बने रहते हैं जब तक कि वो उन पॉलन ग्रेन के संपर्क में है, इट मीन्स उसे पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। तो ये हमने पढ़ा था एलर्जी के लक्षण के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास आया था दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसे सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफरेंस पता होता है। इट मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम जानता है कि कौन सी सेल हमारी अपनी है और कौन सी सेल हमारी अपनी नहीं है। इसी बेसिस पे क्या होता है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो ऑटो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को नहीं पहचान पाता है और वो उन्हें कैसे डिटरमाइन करता है, एज अ फॉरेन सेल, यानी कि उसे लगता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सेल एंटर्ड हो गया है और वो क्या करता है, सेम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा और क्या करेगा, हमारी सेल को किल कर देगा। इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था, हमने देखा था WBC से क्या
जो सेल प्रोड्यूस होती हैं वो है बेसोफिल। बेसोफिल से क्या निकलती हैं, वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन, और हिस्टामिन जब हमारी टिश्यू में आ जाता है, यहाँ ये जो हिस्टामिन नाम है ये कब है, जब ये ब्लड सेल्स में, जब ये टिश्यू में आ जाता है तो हमने इन्हें मास्ट सेल कहा था। मास्ट सेल कहा था। अब जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो मास्ट सेल ने क्या किया था, ब्लड वेसल्स को ऐसे फुला दिया था, ऐसे फुला दिया था। सेकंड क्या किया था, जो हमारा ब्रोंकाई है उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। कैसे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ था, जब ब्लड वेसल्स इसने फुला दी थी तो या तो वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ से निकल गया था या फिर यहाँ से निकल गया था। तो ये तो थी एक नॉर्मल कंडीशन। फिर क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन कैसे आई, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गए। अब डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल तो होते हैं, बट उसके लिए जरूरी नहीं है कि मास्ट सेल को काम करना पड़े। तब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे लिक्विड सिक्रीट होते हैं और वो उन्हें वैसे भी किल कर देते हैं। बट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेंसिटिव रहता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से WBC से बेसोफिल को रिलीज करेगा, हिस्टामिन को करेगा। हिस्टामिन आएगा कहाँ, टिश्यू में आएगा, जहां हमने उसे मास्ट सेल कहा था, और मास्ट सेल ये दोनों फंक्शन करेगा। अब जब इसने क्या किया, जब हमने इसने ब्रोंकाई को कांटेक्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, उस ह्यूमन को क्या हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। और जितनी देर वो धूल के कांटेक्ट में रहेगा उतनी देर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहेगी। और अगर ये कंडीशन कंटिन्यूसली बनी रहती है या फिर ये बार बार हो रही है तो ये क्या करेगा, अस्थमा कॉज करेगा। तो इसे हमने कहा था ऑटो इम्यूनिटी, यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हर एक धूल का कण हो या फिर पॉलन ग्रेन हो या फिर कोई भी पार्टिकल्स हो, उसके लिए क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, जो हेल्दी सेल्स होती हैं उन्हें, और जो टिश्यू होते हैं या फिर अदर नॉर्मल बॉडी होती है उन्हें ये क्या करता है, हार्म पहुंचाने लगता है। तो हमने देखा था कि जो ऑटो इम्यूनिटी की जो कंडीशन क्रिएट होती है उसके जो रीजन है वो क्या है। ऑटो इम्यूनिटी के जो रीजन है ये है हमारा इम्यून सिस्टम से हो रही है ऑटो इम्यूनिटी हो रही है। इसके कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं, लाइक कि आप में कुछ जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि किसी पर्सन को अगर ऑटो इम्यूनिटी की कोई कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब उसके पेरेंट्स में भी कुछ ऐसे चेंजेस हुए होंगे जिससे कि उनमें भी क्या थी, एक ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन थी, या फिर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हो गया कि आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई पर्सन है और उसे बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहने की आदत है, यानी कि वो बहुत ठंडे प्रदेश में रहता है, और वो ठंडे प्रदेश से कहाँ आ गया, एकदम से गर्म वाले रीजन में आ गया, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो फिर क्या होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज हो गए, और अगर आपका बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर भी इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, जिससे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस आ गया तो हार्मोनल चेंजेस क्या करेगा, इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यूनिटी को क्रिएट करेगा। तो ये क्या था, ऑटो इम्यूनिटी के जो चांस हो सकते हैं या फिर जो भी फैक्टर ऑटो इम्यूनिटी को कॉज करते हैं, ये उनके बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं वो अलग अलग पार्ट में होती हैं हमारे, और उन पार्ट में होने वाले डिजीज को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, मतलब कि इसमें नर्वस सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं। तो जो नर्वस सिस्टम में अगर ऑटो इम्यूनिटी की कोई डिजीज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीजेस। नेक्स्ट अगर हमने कहा कि जो स्किन में कोई भी एलर्जी हो रही है, लाइक इचिंग हो गई है और या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो स्किन में होने वाले डिजीज को क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे हम डर्मेटोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो न्यूरोलॉजिकल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जो डर्मेटोलॉजिकल जो वर्ड रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, वो स्किन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया बोन, यानी बोन में अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं रियूमेटिक ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन में अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसे हम कहेंगे एंडोक्राइन ऑटो इम्यून डिजीज।
और जो नेक्स्ट हमारे पास आता है जीआईटी ट्रैक में क्या होता है, अगर इसमें कोई इम्यून सिस्टम, अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप एक तरफ लिखेंगे ऑर्गन, यानी कि आपने लिखा नर्वस सिस्टम, स्किन, बोन, जीआईटी और एंडोक्राइन सिस्टम। और नेक्स्ट में आप लिखेंगे नेम ऑफ डिजीज, यानी कि उसमें जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें आ गया न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें आ गया डर्मेटोलॉजिकल, इसमें आ गया रियूमैटिक, इसमें आ गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑटो इम्यून डिजीज और इसमें आ गया एंडोक्राइन ऑटो इम्यून डिजीज। आप सभी इस चार्ट को नोट करेंगे। आई होप आपने ये चार्ट नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने कहा इम्यूनिटी क्या होती है, हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हमने एक्टिव और पैसिव देखा था। हमने देखा कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये तो हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। बट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इससे पहले हमने देखा कि इम्यून सिस्टम के क्या फंक्शन हो सकते हैं और जो इम्यूनिटी होती है उसे हम कैसे एक्वायर्ड कर सकते हैं, कैसे इनेट इम्यूनिटी हमारे पास होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है और उसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ें तो हम देखेंगे द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। ये हमारे पास आया लिम्फॉइड ऑर्गन। तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो ही फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो ब्लड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ब्लड बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन्स हो गए, उन्हें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लिक्विड आया वो है लिम्फ। तो लिम्फ में क्या होता है कि लिम्फ भी कुछ कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, पर जो मेन जो फंक्शन लिम्फ का होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम बनता है वो लिम्फ से बनता है और उसमें कुछ क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन साथ में क्या होगा, लिम्फॉइड टिश्यू होंगे, लिम्फॉइड सेल्स होंगे और कुछ सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एंटीबॉडीज होती हैं। यानी कि आपने देखा कि हमारी बॉडी में फ्लूइड है लिम्फ और उस फ्लूइड में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, टिश्यू हो गए, सेल्स हो गई और कुछ सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी एंटीबॉडीज हो गई हैं। तो ये क्या करता है, द इम्यून सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जी रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एलर्जी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर धूल के संपर्क में गया और उसे छींक आई तो वो जो छींक था वो क्या था, वो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स था। नेक्स्ट जो आया ऑटो इम्यून डिजीजेस, यानी कि जब भी हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेस होते हैं और वो अनडिजायरेबल होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, हार्मफुल चेंजेस होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। यानी कि अपना इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी को क्या करता है, हानि पहुंचाने लगता है। नेक्स्ट हमने कहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो 95% जो केसेस होते हैं कि ऑर्गन क्या होता है, फेल हो जाता है। ये जो ट्रांसप्लांट होता है वो फेल होता है। ये फेल क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो सेल है ये हमारी सेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्ट की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एक ही प्रकार का होता है, यानी उसमें जो मसल्स होंगी वो सब में एक जैसी होती हैं, उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो एक जैसी होती है। हमने कहा था हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो सब में ही 4 चैम्बर होते हैं। हमने कहा था कि जो इम्पल्स जनरेट होता है वो ऐसे नोड से होता है, वो एवी नोड से होता है, तो सब में एवी नोड से हो गया, सब में ऐसे नोड भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसा अगर हम देखें कि हम किसी व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे तो बहुत कम चांस होते हैं कि जिसे ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो हार्ट है या ये जो सेल है ये हमारी नहीं है।
तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और उसे हमने जो ब्लड ग्रुप बी दे दिया, तो फिर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव होने लगता है और वो क्या डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ये हमारी नहीं है, और वो बहुत क्विकली जो ब्लड सेल्स जो बी है उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो सबसे पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के बाद कुछ और भी टेस्ट होते हैं, अगर वो मैच होते हैं तो उसके बाद ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो बहुत कम सक्सेसफुल होता है वो इसीलिए क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है। तो अभी तक हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा कि एक हमारे बॉडी में क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन, कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू होती हैं, सेल होता है और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो ये सारे मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि एक सिस्टम बनाते हैं पूरा। अब उस सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। ये इम्यून सिस्टम का डायग्राम है, इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला आया है लिम्फॉइड ऑर्गन। आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जो इम्यून सिस्टम होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन से बना हुआ होता है। अब आइए देखते हैं कि इम्यून सिस्टम जो लिम्फॉइड ऑर्गन है वो क्या होता है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। अब जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है और मैच्योरेशन होते हैं। तो एक नया वर्ड फिर से आ गया, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स कुछ सेल्स होती हैं। यानी अभी तक हमें पता चला कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो रहा है, यानी लिम्फोसाइट पैदा भी हो रहा है और उसकी मैच्योरेशन भी हो रही है, यानी उसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो इसने क्या कहा, किसके बारे में बताया? लिम्फोसाइट के बारे में बताया। और लिम्फोसाइट कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट हमारे पास दो होते हैं। हमने टी लिम्फोसाइट की बात की थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यानी कि लिम्फॉइड ऑर्गन में जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होती हैं और उनका मैच्योरेशन होता है, यानी वो ग्रो करती हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला जो टाइप आया हमारे पास वो आता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है बोन मैरो। पहला क्या आता है? बोन मैरो। सेकंड आता है थाइमस। अभी तक हमने ये समझा कि हमारी बॉडी में एक फ्लूइड था, लिम्फ में क्या थे? लिम्फॉइड ऑर्गन थे। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या कर रहे थे? लिम्फोसाइट को ओरिजिनेट कर रहे थे, यानी उन्हें पैदा कर रहे थे और उन्हें मैच्योर कर रहे थे। और लिम्फोसाइट, हमने कहा लिम्फोसाइट कुछ सेल्स हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स कुछ सेल को प्रोड्यूस कर रही हैं और उन्हें क्या कर रही हैं? मैच्योर कर रही हैं। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जो टाइप हैं वो हमने उसमें सबसे पहला देखा प्राइमरी। प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स में कौन कौन आते हैं? बोन मैरो। अब जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है बोन, यानी कि ये किससे रिलेटेड होगा? बोन से रिलेटेड होगा। अगर आपने देखा एक बोन का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा एक बोन का डायग्राम होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है? एक हॉलो ट्यूब है। ये एक हॉलो ट्यूब है, ठीक है। तो ये इस हॉलो ट्यूब में क्या होती है? कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है। ये कुछ लिक्विड है और वो क्या है? वो है बोन मैरो। यानी बोन मैरो क्या है? एक लिक्विड है। अब आपको समझ आया होगा, बोन मैरो एक लिक्विड है, लिम्फोसाइट क्या है? कुछ सेल्स हैं। तो ये प्राइमरी जो लिम्फोसाइट ऑर्गन है, पहला जो बोन मैरो है वो एक बोन है। बोन के अंदर एक हॉलो ट्यूब होती है और वो ट्यूब खाली नहीं होती है, उसमें कुछ एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो जब आपने बोन के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फूला वाला पोर्शन है, इसमें क्या होती है? इसमें कुछ बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो में आपने देखा होगा कि इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? इसमें
आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा था। वैसे ही एक तो हो गया रेड बोन मैरो, एक हो गया येलो बोन मैरो, और इसके बीच में क्या हो गया, ये हो गया, इसे हम कहते हैं बोन मैरो। तो हम अगर बोन मैरो का फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये लिम्फॉइड का क्या है, सबसे मेन ऑर्गन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या है, स्टेम सेल प्रेजेंट होती है। अब स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ही ग्रो करती हैं या बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं। माने कि एक ये सेल है और इसने क्या हो गया, डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बना दिए। तो ये क्या है, ये क्या है, एक स्टेम सेल है। यानी स्टेम सेल बहुत जल्दी डिवाइड करती है और बहुत जल्दी ग्रो करती है। तो हमने देखा है कि जो हमारी बॉडी होती है वो पहले बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इट मीन जो स्टेम सेल से बहुत जल्दी ही क्या होता है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो सकता है, और ये क्या करते हैं, पूरे पूरे ऑर्गन को डेवलप करा सकती हैं। तो जो स्टेम सेल होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बोन में प्रेजेंट होती हैं। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो क्या आती है, जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, ये क्या करता है, सारी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। तो आपने पढ़ा बोन मैरो के बारे में कि ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्लस जो लिम्फॉइड इसका एक तो ये क्या करेगा, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करेगा। ये लिम्फोसाइट जिसके बारे में हमने कहा था कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वो लिम्फोसाइट का ओरिजिन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बोन मैरो होता है वो कौन कौन से लिम्फोसाइट बनाता है। ये हमारा बोन मैरो है, और इसने क्या बनाई, दो लिम्फोसाइट बनाए, टी और बी, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी। तो बोन मैरो ने क्या किया, दो लिम्फोसाइट बनाए, और वो पहला है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। तो अब देखते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। हमारे पास पहला आया बी सेल, बी सेल या बी लिम्फोसाइट। जो बी सेल्स होती हैं वो दो टाइप की सेल को प्रोड्यूस करेंगी। वो क्या करेंगी, दो टाइप की सेल को प्रोड्यूस करेंगी। और दूसरा ये करेंगे एंटीबॉडी को। यानी आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सी मेमोरी सेल थी। जब हमने इम्यूनाइजेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये बी लिम्फोसाइट से होगा या बी सेल से होगा। ये बी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रही है। और बोन मैरो क्या है, हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं, जो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और लिम्फोसाइट कौन कौन से हैं, बी सेल और टी सेल है। तो बी सेल को बोन मैरो ने बी सेल को प्रोड्यूस किया। इसने दो टाइप की सेल को प्रोड्यूस किया। पहले तो इसने कि जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर्ड हुआ या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर्ड हुआ तो इसने क्या किया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। अब एंटीबॉडी ने क्या किया, हमने कहा था एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो वाई शेप्ड होता है। ऐसा हमने कहा था कि ये क्या होता है, एक वाई शेप्ड होता है। इसने क्या किया कि जो पैथोजन था, पैथोजन को इसने किल कर दिया। सेकंड जो काम किया बी सेल ने या बी लिम्फोसाइटिस ने मेमोरी सेल बना दी। किसके लिए, उस पैथोजन के लिए, उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए मेमोरी सेल बना दी। इससे क्या हुआ कि जब वो सेम पैथोजन दूसरी बार हमारी बॉडी में एंटर्ड हुआ तो जो एंटीबॉडीज थी वो ऑलरेडी प्रोड्यूस थी। यानी कि उनकी जो पहले तो जब वो फर्स्ट टाइम उसने अटैक किया तो उसको किल करने में टाइम लगा, क्योंकि पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई उसके बाद उसने फंक्शन किया। लेकिन जब वो सेकंड टाइम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ तो मेमोरी सेल थी, मेमोरी सेल ने उसे तुरंत ही डिटेक्ट किया और उस पर फंक्शन कर दिया, और उसके बाद क्या किया, उसे किल कर दिया। सेकेंड जो हमारे पास सेल आती हैं वो आती हैं टी सेल या टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी क्या करता है, दो प्रकार की सेल को प्रोड्यूस करता है। पहले को हम कहते हैं टी एच। टी एच, एच का मतलब क्या है, हेल्पर। और दूसरा जो करता है वो करता है टी सी। सी को हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक।
तो हमने देखा जो टी सेल है, टीएच सेल क्या करते हैं, टीएच सेल का जो काम है ये मेन फंक्शन यही करता है, यानी कि हमारी बॉडी में पैथोजन आया तो इसने डिटेक्ट किया पैथोजन को, फिर इसने क्या किया, ये क्या करता है, बी सेल की हेल्प करता है, बी सेल को इसने मेमोरी सेल को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया। इट मीन्स जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसका जो भी मतलब प्रोसीजर है वो कौन मेंटेन करता है, टीएच सेल यानी टी हेल्पर सेल करता है। टी हेल्पर सेल ही बी सेल को हेल्प करेगा और उस बी सेल इसी के हेल्प की वजह से मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड जो टीसी होता है, टीसी क्या करता है, इसे हम साइटोटॉक्सिक कहते हैं। टीसी क्या करता है, जैसे ही कोई सेल या तो डिस्ट्रॉय करनी हो या कोई पैथोजन डिस्ट्रॉय करना हो तो ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिक यानी उसे किल करता है। तो आपने बी सेल और टी सेल के बारे में देखा, आप ये नोट करेंगे कि बी सेल कौन कौन सी सेल को प्रोड्यूस करेगा और टी सेल कौन कौन सी सेल को प्रोड्यूस करेगा। आप लोग इन दोनों को नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद इसमें तो हमने पढ़ा बोन मैरो का फंक्शन। बोन मैरो ने क्या किया, लिम्फॉइड ऑर्गन को प्रोड्यूस किया, टी सेल और बी सेल को किया। बी सेल ने क्या किया, मेमोरी सेल को प्रोड्यूस किया। बी सेल ने क्या किया, मेमोरी सेल को प्रोड्यूस किया, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया। और टी सेल क्या करता है, टी सेल बी सेल की हेल्प करता है। बिना टी सेल की हेल्प से बी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टी सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है वो टी सेल ही होता है, क्योंकि मेन फंक्शनिंग या मेन जो हेल्प कर रहा है वो टी सेल कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन आया, नेक्स्ट है थाइमस। ये हम कौन से ऑर्गन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। और लिम्फॉइड ऑर्गन के हमने कितने पार्ट किए थे, 2 पार्ट किए थे। पहला था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो 2 हैं। कौन है, पहला है बोन मैरो, सेकेंड है थाइमस। तो यानी ये 2 जो ऑर्गन है ये दोनों ही क्या करते हैं, इसके मैचुरेशन में हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट के, और ओरिजिन में करते हैं। तो थाइमस जो है एक ग्लैंड होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आप देखेंगे जो आपका हार्ट होता है, तो हार्ट तो हमारा अंदर होता है, लेकिन बाहर में आप एक ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या होता है, हमारा स्टर्नम होता है, और स्टर्नम से ये क्या निकली होती है, ये हमारी रिब्स निकली होती हैं पीछे को। तो जो थाइमस होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि वो स्टर्नम के आगे भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है ये है मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है इनकी क्या फंक्शनिंग है, यानी इनका जो नाम है ये नाम क्यों रखा गया है, यानी कि हम इसे टी सेल ही क्यों कह रहे हैं और हम इसे बी सेल ही क्यों कह रहे हैं। हमने कहा ये टी है और ये बी है, हमने टी सेल और बी सेल ही नहीं क्यों कहा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप घर से पढ़ेंगे और आप ये देखेंगे कि जो टी सेल और बी सेल है इनका जो नाम है ये नाम इनका क्यों रखा गया है। इससे आगे की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि टी सेल और बी सेल का जो नाम है वो टी सेल और बी सेल क्यों रखा गया है। तो क्लास आज आपने जाना इम्यून सिस्टम के बारे में, और आपने जाना जो इम्यून सिस्टम होता है उनमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आप पता करेंगे कि जो टी लिम्फोसाइट होती हैं और बी लिम्फोसाइट होती हैं उनका नाम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ही क्यों रखा गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।